गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ द। जैसा कि आपने ए, एन और द ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो ए और एन मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम एन को वॉवल्स के साथ यूज़ करते हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक हमारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है द का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो वो भी हमको पता होना चाहिए कि किन सिचुएशंस के साथ हम द यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला द हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जो चीज़ अपने आप में यूनिक है ना। यूनिक का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप में अनोखी चीज़ है ना, अपने आप में बहुत स्पेशल है, अनोखी है, वैसा दूसरा कोई नहीं है। वैसे तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो उनके रूल्स और आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। ए, एन, द ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उनके बहुत सारे रूल्स, जैसे आप 5th में जाएंगे फिर उसके लिए आपके रूल्स और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, फिर आप हायर क्लास में जाएंगे तो रूल और थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। पर अभी मैं आपको सिंपली सिर्फ मेन जो है आपको ध्यान रखने लायक चीज़ वो आप समझ लें आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो सब मेनली आप ये ध्यान में रखें कि द का यूज़ हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे जो अपने आप में यूनिक है और एक है। जैसे सन है ना, वो एक ही है हमारे पास, है ना। सन का मतलब क्या होता है? सूरज, तो सूरज एक ही होता है। द मून, हम मून के साथ भी द लगाते हैं, क्यों? मून एक ही होता है। द अर्थ, हमारी पृथ्वी, वो भी एक ही है। उसी तरह से कोई ऐसी बिल्डिंग है जो अपने आप में अनोखी है, यूनिक है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द लाल किला, है ना। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है ना, अपनी तरह की एक स्पेशलिटी कोई होती है उसके अंदर, इसीलिए उनको हम उनके यूनिक नेम से जानते हैं, है ना। तो इस वजह से हम उसके आगे द लगाते हैं। जैसे डायरेक्शंस के नेम के आगे भी हम द लगाते हैं। ठीक है, जैसे द माउंट एवरेस्ट, नहीं द हिमालय, इस तरह से किसी माउंटेन के नेम के आगे भी हम द लगाते हैं। हाँ, पर माउंटेन की पीक के आगे हम द नहीं लगाते हैं ना। द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, द हिमालय लिख सकते हैं आप। रिवर्स के नेम के आगे आप द लगा सकते हैं। रिवर्स मीन्स क्या होता है? नदियाँ, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, तो ये हमारी नदियों के नेम हैं, उनके आगे आपको द लगाना है। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं, तो उसको आप ध्यान में रखें तो आप द का यूज़ ईजिली सीख पाएंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे ताजमहल है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो इसके आगे हमको द लगाना है। फिर उसके बाद द सन, द मून, द गंगा रिवर। किसी गर्ल का नेम गंगा है तो हमको द नहीं लगाना है, गंगा रिवर जो आती है तो हमको द का यूज़ करना है। उसके बाद द गीता। गीता क्या है? हमारी होली बुक है ना, आपने नेम सुना होगा, गीता, कुरान, रामायण, महाभारत, ये जो हमारे एपिक्स है ना, महाकाव्य है, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बुक्स हैं, होली बुक्स है ना, पवित्र किताबें हैं जिनको इसके आगे अगर हम कहीं नेम आ जाता है तो आपको द लगाना। सिर्फ गीता है तो द नहीं, सारी जितनी भी होली बुक्स आती है सारी रिलीजन्स की, जैसे क्रिश्चियंस की आती है बाइबल, है ना। तो इस तरह से किसी भी धर्म की अगर कोई होली बुक आती है तो आपको उसके आगे द लगा देना है ना। जैसे द कुरान, मुस्लिम्स की कुरान होती है तो वो होली बुक होती है उनकी, इसीलिए हम उसके आगे द लगाते हैं। और भी जैसे मैंने अभी आपको बताया था द हिमालय, द विंध्याचल, अब किसी डायरेक्शन का नेम है द ईस्ट, द वेस्ट,
हमारी अर्थ के नेम के साथ हमको द लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो कोई यूनिकनेस है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई यूनिकनेस है तो आपको उसके साथ द लगाना है। ठीक है, द रेड फोर्ट, लाल किला, है ना। तो इस तरह से हमको ये ध्यान में रखना है कि द का यूज़ हमको कहाँ करना है, या तो वो कोई चीज़ यूनिक है या फिर वो किसी भी लेवल पर वो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है सारे, वो अपनी स्पेशलिटी की वजह से इम्पोर्टेंट है। अब ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं जैसे सन, मून, ये सारे ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल है ना, हम बना नहीं सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो वो जैसे सन, मून, है ना, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल है ना, प्रकृति ने हमको दी है, नेचर ने हमको दी है। तो ये सारी चीज़ें भी यूनिकनेस है इनके अंदर, तो हम इनके साथ द यूज़ करेंगे। तो हमको ध्यान में रखना है। एक बार और मैं आपको रीड करके सुना देती हूँ सारे वर्ड्स, और आप इसको एज ए क्लास वर्क अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन करें। यूज़ ऑफ द लगाएं, आज की डेट लगाएं, उसके बाद आप ये सारे वर्ड एक फॉर एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में उतार लें। द ताजमहल, द सन, द मून, द गंगा रिवर, द गीता, किसी गर्ल का नेम नहीं है, याद रखें, गीता हमारी होली बुक का नेम है। इसके अलावा भी अगर कोई बुक का नेम आता है तो आपको द ही लगाना है। उसके बाद द हिमालय, है ना, हिमालय पर्वत का नेम सुना होगा आपने। फिर उसके बाद द विंध्याचल, ये भी एक पर्वत का नाम है ना, माउंटेन का नाम है, आपने सुना होगा इसको भी। द ईस्ट, ये डायरेक्शन का नेम है, ये भी आपने सुना होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि ऐसा नहीं है कि ईस्ट आएगा तभी आपको द लगाना है। चारों डायरेक्शन में से कोई सा भी नेम आएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो भी आपको द ही लगाना है। द अर्थ, अर्थ हमारा एक प्लेनेट है, एक ग्रह है, उसके अलावा अगर किसी का नेम आता है तो भी मैं आपको द ही लगाना है ना। मैंने एक टाइप आपके सामने शो कर दिया है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो भी आती हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, द रेड फोर्ट, अब यहाँ पर लाल किले का नेम मैंने लिख दिया है, पर इसी के जैसी सिमिलर और ऐसी कोई यूनिक बिल्डिंग्स अगर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स आती हैं तो उसके आगे भी आपको द लगाना है ना। और बस ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरह से आपको द का यूज़ करना है। आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हर किसी का नाम हो, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हमने देखा था कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक से अधिक का बोध कराए और पूरी जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के गुण, दोष, अवस्था के बारे में पता चले, वो क्या, कौन सी संज्ञा थी, भाववाचक। आज हम देखते हैं कि भाववाचक जो संज्ञा है उसको कैसे बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक से भी बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है। हम देखते हैं कि लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे जाति का बोध करा रहे। अगर इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो क्या बन जाएगा, लड़कपन। ठीक है, फिर मानव, मानव यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है मानव। तो मानव से अगर भाववाचक संज्ञा बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे ता लगा दो, मानवता, ये एक गुण बन जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरीके से मित्र, मित्र भी क्या है, हर मित्र मित्र होता है, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो मित्र से क्या बनेगा, मित्रता। फिर है चोर, चोर भी जातिवाचक संज्ञा है, तो चोर के अंदर कौन सा गुण होता है, चोरी करने का, तो वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा चेंज करते ही वो जातिवाचक संज्ञा
बन जाती है। फिर आप सर्वनाम है तो आप से जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी बन जाएगी? अपा। उसी तरीके से विशेषण होते हैं तो मिठाई, मिठाई में क्या होता है, कौन सा गुण होता है? मीठा। और अगर हमें इसकी भाववाचक संज्ञा बनानी है तो क्या बन जाएगा? मिठास। उसी तरीके से खट्टा होता है तो खटास। सुंदर से क्या बनेगा? सुंदरता। अब हम देखते हैं कि संज्ञा जो है उसके अंदर हमने देखा था कि 3 भेद थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक जो संज्ञा थी उसी के 2 भाग और होते हैं। उसमें पहला होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यवाचक में क्या होगा? कोई भी लिक्विड चीज हो या फिर कोई भी पदार्थ हो, इसे पदार्थवाचक भी कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो, धातु हो, सोना, चांदी, पित्तल, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? द्रव्यवाचक में आ जाएगी। जैसे कि तेल, दूध, लोहा, चांदी, ठीक है। फिर समूहवाचक, समूह में इसमें भी नाम से पता चल रहा है जो किसका बोध कराए? पूरे समूह का बोध कराए। जैसे कि हम क्लास में बैठकर सभी पढ़ते हैं तो क्लास में क्या होता है? बच्चों का समूह होता है, तो वहां कक्षा, कक्षा कौन सी संज्ञा में आ जाएगी? समूहवाचक में। फिर हम कहीं मेले में घूमने जाते हैं तो मेले में क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो भीड़ भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। सेना भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना में बहुत सारे सेनापति और सिपाही होते हैं। इसके अलावा जुलूस, जुलूस में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये सारे जो समूह का बोध कराए वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी एक्सरसाइज, पेंसिल से ही बुक को फिलअप करना और एग्जाम के टाइम में उसे लर्न करना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक राइट की। पहला है टिक राइट में फर्स्ट है आदमी नाम है, तो आदमी किसका नाम है? किसी वस्तु का नाम है? नहीं है। प्राणी का नाम है या स्थान का नाम है? तो प्राणी का नाम है। किसका नाम है? प्राणी का। प्राणी यानी व्यक्ति का, व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? आदमी। किसी वस्तु या स्थान को हम आदमी नहीं कहते हैं। तो आपके जो फर्स्ट में प्राणी जो है वो कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड वाले में लिख रखा है, तो वहां पे आप उसको टिक कर दो। फिर है सेकंड वाला बचपन कौन सी संज्ञा है? अब बचपन एक अवस्था है, जैसे पहले बचपन आता है फिर बुढ़ापा आता है, तो बचपन एक अवस्था है, तो अवस्था जो है वो किस में आती है? भाववाचक संज्ञा में। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भाववाचक, उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। फिर नीचे देखो सेकेंड जो एक्सरसाइज है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पदों को बताइए, यानी आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी संज्ञा इसके अंदर दे रखी है। तो फर्स्ट जो है पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, तो यहाँ पर पक्षी और वृक्ष दोनों क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है हरिद्वार हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। अब हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ का नाम है? एक स्थान का नाम है। तो हरिद्वार जो है एक स्थान विशेष का नाम है, तो इसीलिए ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला है बचपन का समय सुखद होता है। अब इसमें अभी हमने देखा था कि बचपन कौन सी संज्ञा थी? भाववाचक संज्ञा थी। तो यहाँ पर भी बचपन के नीचे आप अंडरलाइन लगा लो और सामने लिख दो भाववाचक संज्ञा। ये सेकेंड एक्सरसाइज थी। अब थर्ड में नीचे खंड ख जो है उसमें क्या दे रखे हैं? प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। तो हमें एक भी प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट में है संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही अपनी नोटबुक में लिख दिया था कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये आपको करना ही नहीं है। संज्ञा के कौन कौन से भेद है ये भी हमने अपनी नोटबुक में पहले से ही लिख लिया।
तो ये भी नहीं करना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों की जो परिभाषा है वो भी अब मैं अपनी नोटबुक के अंदर फिलअप नहीं करनी है। तो इसके नीचे जो एक्सरसाइज है सेकंड नंबर की, उसमें दे रखा है संज्ञा शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट में दे रखा है भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता है कौन है, श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, श्रीमान नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां पर आपको जो उचित लगता है वही आपको संज्ञा भरनी है। फिर सेकंड है आकाश में छा गए। आकाश में क्या छा गए? बादल ही छाते हैं, पक्षी तो उड़ते हैं, है ना। तो यहां पर आप क्या भरोगे, बादल। थर्ड है उड़ रहे हैं, कौन उड़ता है, पक्षी। तो फर्स्ट में हमें क्या भरना है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब थर्ड वाली एक्सरसाइज देखो, इसमें आपको क्या लिखना है कि कौन सी संज्ञा है, आगे भेद लिखना है। अब हाथी, हाथी क्या है, एक प्रजाति है और हाथी पूरी जाति का बोध कराता है, इसीलिए हाथी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। फिर है कायरता, कायरता एक गुण है और गुण किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में। फिर है टोली, किसी की भी टोली हो तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे या जो भी हो, समूह होता है, तो यहां पर समूहवाचक संज्ञा। अगला है राष्ट्र, राष्ट्र क्या है, देश है, तो कोई भी राष्ट्र राष्ट्र ही होता है, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन पूरा राष्ट्र एक राष्ट्र कहलाता है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। अगला है गुजरात, गुजरात एक ही है कि दो है, एक ही है, तो ये गुजरात किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। फिर है सेना, सेना अपने पूरे समूह का बोध करा रही है, इसीलिए सेना किस में आ जाएगी, समूहवाचक संज्ञा में आएगी। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और भी आपकी बुक के अंदर किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं उसके जो उदाहरण दे रखे हैं, आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 2.4 तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना, बुक में ही करने को बोला था। आज हम लोग 2.5 पढ़ेंगे, है ना। एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 16, बुक लेके ही बैठना है, जब भी मैं बोलूँ पढ़ना है तो बुक साथ में प्लस पेंसिल साथ में, ठीक है। इरेजर पेंसिल सब साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं हम लोग बुक में ही कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ जितनी भी क्वेश्चन हैं। अब आते हैं हम लोग 2.5 पे, ये भी पूरी बुक में ही होगी, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्रेटर देन एंड लेस देन। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस देन है, ठीक है। तो देखो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है ना, प्रीवियस क्लासेस में सेकंड में भी पढ़ा था, फर्स्ट में भी पढ़ा होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसकी तरफ ओपन साइड लिखते हैं ना। क्या भरना है इसमें, ग्रेटर देन और लेस देन भरना है इसमें। तो देखो फर्स्ट क्या है इसका, ए का 1972 और इस तरफ है 972, ठीक है। इस तरफ तो क्या है 4 डिजिट है और इस तरफ 3 डिजिट है, तो देखने से ही पता चल रहा है ये 900 वाला आ रहा है, ये 1000 वाला आ रहा है। अगर मैं बोलूँ आपको 900 रुपीज़ बढ़े या 1000 रुपीज़ बढ़े, तो आप बोलोगे ना 1000 रुपीज़ मैम, तो ये फिर क्या आएगा, 1000 में है, ये 100 में। बड़ा कौन हुआ, इधर वाला। तो जो हिस्सा बड़ा होता है उसकी तरफ ये वाला सिंबल आता है, ठीक है, ओपन साइड आता है। चाहे इस तरफ बड़ा होता तो ये इस तरफ आता, ठीक है। इसका बी देखो 3582 और इधर है 3590। कंपेयर कैसे करना है, पहले तो डिजिट देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, क्लियर। फिर एक एक करके डिजिट चेक करो, इसमें कितना है 3000, इसमें भी 3000। यहाँ से पता नहीं चल रहा है तो देखो 500
इसमें भी मैम 500 है, तो कैसे करें? फिर नेक्स्ट डिजिट चेक करो, इसमें 82 है और इसमें 90 है। आपको पता है 82 बड़ा होता है कि 90 बड़ा होता है? 90 बड़ा होता है, तो हमारा इधर आएगा सिंबल, ठीक है। सी वाला देखो 9837, 9838, फिर चेक करो 9000, 9800, 800, ये 37 है और ये 38 है, एक ही नंबर का डिफरेंस है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? 38 वाला। डी में देखो 8018 और 8109, फिर से चेक करो 8000, 8000, 100 पे 0 है और 100 प्लेस पे कौन है? 100 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों में इस तरफ आएगा और इसमें ही ये इस तरफ सिंबल आएगा, ठीक है। बुक में फिल कर लेना इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें देखो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके ऊपर टिक करना है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको क्रॉस करना है। एक मैं बता रही हूँ, एक आप लोग करना। 4057 है, 4852, 8137 और 8173। आपको इसमें से बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है, पहले तो चेक करो। ये 4000 है, ये 4000 है, ये 8000 है, ये 8000 है। ग्रेटेस्ट देख रहे हैं सबसे पहले, तो इसमें और इसमें ही देखेंगे क्योंकि दोनों 8000 वाले हैं। अब फिर देखो इसमें 100 है और इसमें भी 100 है, यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है, पीछे वाला क्या करते हैं, एक साथ पढ़ा जाता है इसको। ये 37 है और ये 73 है, तो 37 बड़ा होता है कि 73 बड़ा होता है? ये काउंटिंग में ये बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हुई? ये। इसके ऊपर आप लोग टिक कर लेना। और इसी के अंदर आपको स्मॉलेस्ट भी पूछा है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्रॉस करना है। तो देखो स्मॉलेस्ट कौन सी डिजिट है? ये दोनों है, इन दोनों में से चेक करो। ये कौन है? 0 है 100 के प्लेस पे और ये कौन है? 8। तो 0 छोटा होता है कि 8 छोटा होता है? 0, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर देना, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड वाला भी करना है। सेकंड वाला मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग खुद करो, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मैंने पहले भी बताया कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, स्मॉल से बिग की तरफ जाते हैं ना। पहले स्मॉल डिजिट, फिर देन उसके बाद बिग, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी आती है। तो इसका ए वाला देखो असेंडिंग ऑर्डर 4000, 4012, 3420, 4388। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? छोटा चाहिए। तो क्या करें? चेक करो 4000, 4000, 3000, 4000। तो सबसे छोटा कौन आ रहा है? 3000। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लेना है? सबसे छोटा। तो तुम्हारे सामने स्पेस दे रखा है, तुम उसी में लिखो, ठीक है। 3420। अब इन तीनों में से चेक करना है। इसका तो खत्म हो गया। अब इसमें चेक करो, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसमें क्या है? 0, इसमें 0 और इसमें 3। तो 3 वाला तो नहीं लेंगे अभी, 0 वाला लेंगे। 0 वाले में इसमें देखो 00 आ रहा है और इसमें आ रहा है 12। तो कौन सा बड़ा छोटा हुआ? 4000। फिर ये वाला आएगा 4012 और फिर लास्ट में ये वाला 4388। ये तो हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी का उल्टा कौन होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब बड़े से छोटा, मतलब इधर से इधर आना है, ठीक है। तो पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर देन लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। ये मैं आपको कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर फिर से बोल रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जहाँ पे हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, मतलब काउंटिंग हमारी बढ़ती हुई रहती है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो घटता हुआ क्रम होता है, मतलब कि हम लोग कोई डिजिट बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। देखो अब इसमें क्या है, 4th का ए डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें सबसे पहले बड़ा लेना है हमको, 4852, 5080, 4172 और 4295। एक मैं बता रही हूँ, एक आप लोगों को करना है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन? ये 4000, ये 5000, ये 4000, ये 4000, यही बड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले 5000 वाला आ जाएगा। फिर 4000 वाले 3 हैं, तो इसमें क्या 800, 100, 200। तो पहले 800 वाला, फिर 200 वाला,
और फिर 100 वाला, ठीक है, ये फिर ये फिर ये, क्लियर। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब पीछे देखो पेज नंबर 17 पे क्या है। पेज नंबर 17 पे है द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले तो समझो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। आपके 4 डिजिट में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है वो बताना है आपको, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा सा समझ लो कि ग्रेटेस्ट नंबर होते क्या हैं, और ये उतार लेना है ना, और उसका अपने को सक्सेसर लिखना है। अब सक्सेसर भी क्या होता है ये भी समझो। सक्सेसर को हम लोग क्या कहते हैं, आफ्टर नंबर। छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना आप लोगों ने, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, मतलब कोई डिजिट दिए, जैसे 18 दिया, 18 के बाद क्या आएगा और 18 के पहले क्या आएगा, है ना। तो 18 के पहले क्या आता है 17, और 18 के बाद क्या आता है 19। तो इसी को हम सक्सेसर बोलते हैं। अगर इससे पहले वाला लिखना है तो इसको प्रीडिसेसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके आफ्टर बिफोर ही हैं, इसको ये आफ्टर नंबर ये बिफोर नंबर, ठीक है। नाम चेंज हो गया है तो कोई वो ऐसा सोचने वाली ज़रूरत नहीं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। देखो 4 डिजिट का हमको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। 4 डिजिट मतलब 4 संख्या आनी चाहिए, उसमें 4 डिजिट आनी चाहिए, और ग्रेटेस्ट पूछा है मतलब सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 से लेकर के 9 तक ये क्या है, सिंगल डिजिट है, मतलब 1 डिजिट की डिजिट है ना। यहाँ 10 से तो 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती है, तो 1 डिजिट में क्या आता है 1 से लेके 9 तक। इसमें सबसे बड़ा कौन है 9। तो आपको पता है कि डिजिट में सबसे बड़ा कौन होता है 9, ठीक है। तो 9 से बड़ा कोई होता है क्या, फिर तो 10 आ जाता। तो 10 क्या होता है 2 डिजिट आ जाती है इसमें, 1 और 0, तो वो तो हम लोग लेते नहीं है। तो 9 सबसे बड़ा हो गया। अब 9 सबसे बड़ा हुआ तो 9 की आप लोग क्या करो 4 टाइम्स लिख लो, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 9999, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, 9 से बड़ा और कोई है क्या आपके, कोई नहीं। तो ये आपका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। आपको इसके बाद क्या लिखना है, इसका सक्सेसर लिखना है, मतलब इसके बाद क्या आता है। तो 9919 बाद क्या आता है 10,000 आता है। क्या आता है 10,000। तो ये फिल करोगे आप लोग, ठीक है। देखो प्रीडिसेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। प्रीडिसेसर का मतलब पहले वाला, ग्रेटेस्ट कौन है 999, 3 डिजिट का पूछा है ना। तो इसके पहले क्या आता है, इसके पहले आएगा 998, इसके पहले क्या आता है ये। और इसका थर्ड देखो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट कौन होती है 1000 होता है, क्योंकि इसमें भी 4 डिजिट आ रही है और ये इसका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार वापस इसको बता दूंगी, पहले इसको भर लो। 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट क्या हो गई, और इसका आपको सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर मतलब इसके बाद वाला, तो क्या बनेगा 1000, क्या आ जाएगा 1001 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग फिल कर लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर फिर से देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।